पता है तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स हो चुका, ठीक है, उसको प्लीज अच्छे से कर लेना। केमिकल काइनेटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम्हारे बोर्ड्स में तो आएगा ही आएगा। 7 मार्क्स का, 6 to 7 मार्क्स का, प्लस तुम्हारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें से भी 2 क्वेश्चन आते ही हैं केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोमोलिक्यूल। वैसे तो मैं आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कराने वाली थी, राइट, बट क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में बायोमोलिक्यूल्स आने वाला था तो आई थॉट कि तुम्हें ये वाला चैप्टर करवा देना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है चैप्टर, है ना। कुछ चीजें लर्न करने की है, कुछ चीजें समझने की है, तो हम सारी चीजें करते हुए चलेंगे जो जो जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, मैं तुम्हें ना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करवाने वाली हूँ। आई मीन बोर्ड्स के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ चीजें मैं तुम्हें एक्स्ट्रा भी बताने वाली हूँ जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा, चाहे वो तुम जेई दो, चाहे नीट दो चाहे जेई हो दो, चाहे नीट दो, या तुम्हारा सीयूटी दो, कोई भी दो, बायोमोलिक्यूल का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये मतलब ना, मैं बताती हूँ स्तुति, आई थिंक इस संडे को टेस्ट नहीं होगा, इस संडे को टेस्ट नहीं होगा, इसलिए अभी तक तुम्हें सिलेबस नहीं मिला है। क्यों मैम? हाँ जी, बता दूंगी मैं क्यों नहीं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट वाले को अगर मना करेंगे तो मान भी सकते हैं कि एग्जाम्स हाँ, आने वाले हैं, बट ये वाला तो अभी हाँ, कर सकते हैं ना। हाँ, मुझे भी एक्चुअली सच्ची बताऊं, सेम जैसे तुम बोल रही हो ना, मेरा भी यही मानना है, बाकी मुझे भी नहीं पता। चलो, पता चलेगा तो डेफिनेटली बताऊंगी, ठीक है। कोई नहीं अच्छा, मैम, रितु मैम से ही पूछ लेंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बच्चे, आप अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं ना, या सीयूटी को, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं, मैं कोई ऐसे स्पेसिफिकली नाम लेके नहीं कह रही हूँ, जेई नीट या कुछ और, कोई भी दे रहे हो ना, तो उसमें ना अपना बायोमोलिक्यूल का चैप्टर, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि तुम्हारे 11th क्लास का चैप्टर है, उनको ना बहुत अच्छे से कर लो। एक सरफेस केमिस्ट्री, राइट, उनको ना बहुत अच्छे से कर लो। तुम्हें सिर्फ 4 से 5 दिन लगेंगे ये सारे चैप्टर करने में, 4 से 5 दिन लगेंगे। और तुम्हें क्या करना है, सारे वो करना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, और 4-5 दिन लगाओ इस चैप्टर पे। और हर चैप्टर से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। अनिकेत, बड़े दिनों बाद यार, तुम तो कभी कभी आते हो, ऐसा करोगे क्या अब? मैं तो अच्छी हूँ, तुम क्यों इतने टाइम बाद दिखाई दे रहे हो मेरे को, ठीक है। तो आप लोग क्या करें ना, इन चैप्टर को निपटाओ। जैसे मान लो तुम्हें फ्री टाइम मिलता है, अभी तो तुम्हारे एग्जाम है, तुम उसी के लिए प्रिपेयर करो। जैसे एग्जाम होने के बाद मान लो तुम्हें टाइम मिल रहा है, कहीं पे आपको दिख रहा है कि छुट्टी आ गई है ना, तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है, तो 5 दिन लो और निपटा दो इन चैप्टर्स को, क्योंकि हर साल इनमें से एक 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 क्वेश्चन आता है। और तुम ये लगा लो, अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो तुम्हारे कितने मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स, समझ रहे हो, और क्वेश्चन ईजी आते हैं। बस पढ़ना पड़ेगा, 5 दिन में ये सारे चैप्टर तुम कवर कर लोगे, और बहुत अच्छा 16 to 20 मार्क्स तो तुम इसी छोटे छोटे चैप्टर से ले लोगे, सोचो, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, है ना, ऐसे बनानी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा पैटर्न देखा करो पेपर में कि क्या पूछा जा रहा है इतने टाइम से, है ना। तभी मैं कहती हूँ पीवाईक्यूज को निहार निहार लिया करो। बुक्स क्यों बना रखी है इतनी ज्यादा पीवाईक्यूज की, देख लिया करो। कोई चैप्टर जब तुम पढ़ते हो ना, पहले देखा करो कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है प्रिपरेशन किया करो, ठीक है। ऐसे बहुत सही रहेगा। ऐसे क्या होगा ना, तुम इररेलेवेंट कुछ नहीं पढ़ोगे, सब कुछ रेलेवेंट पढ़ोगे, और तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा, अरे ये वाले ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, चलो मैं तो इसको कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आएगा। चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करें फिर बायोमोलिक्यूल्स। यस मैम। चलो, देखो बायोमोलिक्यूल्स में ना बेसिकली 4 चीजें, 4 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले। कौन से वाले, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अमाइनो एसिड्स, है ना, या प्रोटीन बोल दो, ठीक है, और आपका एंजाइम हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, और क्या बोलते हैं, विटामिन वाइटामिन हो गया, और एक हॉर्मोन्स, जो अभी ये टॉपिक इन्होंने डाला है, जिसमें से सबसे हॉर्मोन्स और एंजाइम और वाइटामिन तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये लगा लो रटना ही है। मैं तुम्हें करवाऊंगी, मैं भी रटवाऊंगी, तुम्हें खुद करना है, वो भी रटना है, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगी कि ऐसे ऐसे करना है, तो तुम उसे याद कर लेना। जो इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड्स है, और अमाइनो एसिड्स है, जहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, है ना।
हर मतलब जितना भी मैं तुम्हें कराऊंगी ना, हर टॉपिक के बाद तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखो कार्बोहाइड्रेट ना 2 दिन का है, एक दिन में नहीं होने वाला, कार्बोहाइड्रेट 2 दिन का है। तो मैं इसके तुम्हें नोट्स प्लस क्वेश्चन ना सैटरडे को दूंगी। सुन रहे हो सारे? जो आज मैं करवाऊंगी ना, वो सैटरडे को जो करवाऊंगी वो प्लस उसके जो क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, वो मैं साथ दे दूंगी। ठीक है? तो मेन तो मतलब अगर मैं बोलूँ ना, कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज्यादा समझने का है, अमाइनो एसिड में थोड़ा थोड़ा रटने का है। ठीक है? उसमें तुम्हें याद करने पड़ेंगे नेम, जो तुम्हारे वो हैं अमाइनो एसिड्स है ना, बोर्ड्स के लिए नहीं करने हैं बट कॉम्पिटिटिव के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है? तो बाकी सब सिंपल है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारा पूरा समझने का है, तो इसको अच्छे से समझते हुए चलते हैं। ठीक है? चल। और बच्चे जो आज काफी टाइम बाद आए हो ना, प्लीज रेगुलर रहना। ठीक है? अगर कोई बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो प्लीज मुझे एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया करो, है ना? चलो। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो थ्योरेटिकल पोर्शन है, सारा थ्योरी वाला है इसमें। ठीक है? हमारा हर एक लेक्चर थ्योरी वाला रहने वाला है और कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। ठीक है? तो बस देखते जाओ, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझते जाओ, देखते जाओ बस। और मैं इंपॉर्टेंट बताती जाऊंगी। अगर एनसीईआरटी की बुक ओपन कर रखी ठीक है, नहीं कर रखी तो उससे भी अच्छी बात है, बस यहाँ पे सुनो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, फिर अपनी एनसीईआरटी रीड कर लेना। ठीक है? स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, खत्म चैप्टर। चलो। द मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग सिस्टम इज दैट, मतलब बेसिकली ये लिविंग सिस्टम कौन, हम, आप, मैं, हम क्या लिविंग सिस्टम, हम क्या ग्रो कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को, है ना? तो ये क्या है, लिविंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है? और आपको पता है लिविंग सिस्टम किससे मिलके बने होते हैं, बल्कि मेरे से ज्यादा तो तुम लोग जानते हो जो बायो के स्टूडेंट्स है ना? हम लिविंग सिस्टम तो है, लेकिन हम बने किससे हैं, नॉन लिविंग थिंग से बने, है ना? हम क्या बोलते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है। तो इसमें क्या लिखा होता है, लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स को आप और भी तरीके से बच्चे डिफाइन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो देखो इधर, कैन बी डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स लाइफलेस chemical substance which form the basis of life. That is, they do not build up living system but are responsible for their growth, maintenance and their ability to reproduce. ठीक है? हम जो खा रहे हैं, है ना, हम जो चल रहे हैं, हमारे अंदर जो काम करने की एनर्जी आ रही है ना, सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ते हो, है ना, वो किस वजह से एनर्जी आ रही है, कुछ खा रहे हो तभी तो एनर्जी आ रही है। खा क्या रहे हो आप, प्रोटीन ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, तो वो क्या है, बायोमोलिक्यूल्स ही तो है। तो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और मॉलिक्यूल्स मतलब जो है मॉलिक्यूल्स। ठीक है? तो हम लिविंग सिस्टम है, लेकिन हम बने किससे हैं, नॉन लिविंग थिंग से। और आप देखना चाहते हो कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, देखो ना कितने कॉम्प्लेक्स हैं, नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है? इनको समझना भी बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, इतनी इतनी मिलियंस ऑफ रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही होती है। ठीक है? तो जो भी बच्चे केमिकल प्रोसेस हमारे लिविंग, हमारे अंदर चल रहे होते हैं केमिकल प्रोसेस, वो सारी कौन सी वाली फील्ड में आते हैं, बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में आते हैं। ठीक है? बायोकेमिस्ट्री भी केमिस्ट्री का एक पार्ट है। जैसे और भी बहुत केमिस्ट्री होती है, मेन ब्रांचेस तो हम बच्चे 3 पढ़ते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये 3 ब्रांच है। बायोकेमिस्ट्री भी है, पॉलीमर केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ये वाली भी है। लेकिन इसको क्या, जैसे देखो बायोकेमिस्ट्री अब आप किस में पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हो। ऐसी पॉलीमर केमिस्ट्री आप कहाँ पढ़ते हो, फिजिकल में पढ़ते हो। तो मेन 3 ब्रांच है, उसमें अलग अलग केमिस्ट्री आती है। ठीक है? तो जो ये वाली चीज है वो सारी बायोकेमिस्ट्री में आती है, लेकिन हम पढ़ किस में रहे, ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अभी किसने ज्वाइन किया, रोशनी। बच्चे बच्चे जल्दी आए करो बेटा, बड़ा लेट आते हो, कितने बजे का टाइम है। हाँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी होती है, बहुत होती है। ठीक है? चलो पहले ऑर्गेनिक पढ़ लो, है ना, बाद की बाद में करना। ठीक है? चलो ओके। अभी ना ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल 1 घंटा ना, देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा भी तुम डिस्ट्रैक्ट हुए गया ये चैप्टर, इसलिए जो बोल रही हूँ बिल्कुल फोकस होके सुन लो। अगर सुन लिया तो घर जाने के बाद आपको सिर्फ 10 मिनट बुक उठानी पड़ेगी, सारा रिवाइज कर लो। ठीक है? तो क्लास में से लर्न करके जाओ, इससे क्या होगा, घर पे कुछ और पढ़ लेना। एग्जाम आने वाले हैं तुम्हारे, जो तुम्हें लग रहा है मेरा वीक है चैप्टर, उस पर फोकस कर लेना। ये वाला जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है मेरे साथ साथ करते, तो तुम्हारे एग्जाम से पहले मैं खत्म करा दूंगी, नेक्स्ट वीक मैं कंप्लीट करा दूंगी, उसकी तुम टेंशन ना लो। चलो जल्दी आओ। कार्बोहाइड्रेट्स, देखो पहला टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, तो हमें समझना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या।
ठीक है, देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है ना, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब पानी से मतलब है ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो पहले क्या थी ना, कार्बोहाइड्रेट्स की जो ओल्ड डेफिनेशन दी गई थी बच्चे, वो बोला गया था कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, मतलब यहाँ पे कार्बन होगा और हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा। तो उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बताया था ना, वो ये बताया था CxH2O का होल वाई। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो पहले बेसिकली ये जनरल फॉर्मूला था। तो कोई भी पहले कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सप्लेन करता था ना, वो बस ये बोल देता था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, बस खत्म कहानी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी हुई तो देखने को मिला कि ये वाली डेफिनेशन ना फिट नहीं हो रही है कुछ मॉलिक्यूल्स में, है ना। कैसे, देखते हैं। पहले क्या काम करो आप, एक्स और वाई को 6 ले लो। एक्स और वाई को अगर आप 6 ले लोगे तो बच्चा क्या बनेगा, C6H12O6 यही बनेगा। और ये तो तुम्हें पता है, ये पॉपुलर ग्लूकोज का है ना, इसी का ही है ना, बताओ। यस मैम। हाँ, ग्लूकोज का है। ठीक है, लेकिन बट ऑल द कंपाउंड्स विच फिट इनटू दिस फॉर्मूला मे नॉट बी क्लासिफाई एज कार्बोहाइड्रेट। वो कहते हैं सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, कंपाउंड जो है, इस डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, देखो यहाँ पे ना, एक मैंने ना लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, C2H2 का होल ट्वाइस। इसको लिखा किस फॉर्म में आपने, जो ओल्ड डेफिनेशन दी गई थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली, लेकिन एक्चुअल में है क्या, इसको पूरा खोलोगे ना तो आपको दिखेगा CH3COOH। ठीक है, एक कार्बन है, क्या बोलते हैं, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। इसको आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, है ना। जो आप चाउमीन में, नूडल्स में सिरका डालते हो, वो क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या आपको पता है, एसिटिक एसिड इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। तो फेल हो गई ना ये वाली डेफिनेशन। एक और देखो एग्जांपल, ये क्या लिखा हुआ है, C6H12O5। ये क्या होता है, रेमनोज होता है और ये शुगर होता है, आई मीन कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन आप इस वाले फॉर्मूले को, रेमनोज के इस जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख ही नहीं सकते, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट है, फिर भी आप इसको फॉर्म में नहीं, इसकी फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, तो क्या हुआ, डेफिनेशन फेल हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो ना, आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, यानी कि हाँ, बोलो 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 प्रियांशु। मैम दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड बेटा। ओके मैम। चलो, मैम शायद लैक्टोज भी कहते हैं ना उसे? हाँ, लैक्टोज आपका कार्बोहाइड्रेट है, होता उसके अंदर लैक्टिक एसिड है, वो लैक्टोज से ही आया लैक्टिक एसिड। ओके मैम। चलो आगे चले। अब हम देखेंगे, जब ये वाली डेफिनेशन फेल हो गई तो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या, अब जो मैं जो डेफिनेशन बोल रही हूँ ना, वो आप लाइफ टाइम तक याद रखोगे, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं केमिस्ट्री में, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तब तक आप जो अभी मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, किसी के भी आगे आप खड़े होगे कहीं इंटरव्यू में या कुछ भी, आप यही डेफिनेशन बोलोगे। क्या, देखो इधर, A large number of their reactions have shown that they contain specific functional group। देखो यहीं से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। आगे देखते हैं। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड, आई थिंक सबको दिख रहा होगा, मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव, पकड़ लो इसको, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। क्या बोल दिया इसने, इसने ये बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स को आप कैसे डिफाइन करोगे। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये बोलना है कि कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब एक से ज्यादा, हाइड्रोक्सी क्या होता है बच्चा, ये होता है ना, बताओ, ये होता है ना हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। हाँ, अल्कोहल ग्रुप है बच्चे, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, इस वजह से हाइड्रोक्सी बोला उसको। ठीक है, हाँ, OH और OH नेगेटिव में क्या डिफरेंस है बेटा, बताओ मुझे। OH नेगेटिव। वेरी गुड, OH भी तो है न्यूक्लियोफाइल, उसके पास भी बेटा लोन पेयर है, सिर्फ नेम में डिफरेंस है। इसको आप हाइड्रोक्सी बोलते हो, हाइड्रोक्सिल भी लिखा होता है कहीं पे, और इसको आप बोलते हो हाइड्रोक्साइड, है ना, याद आ रहा है। जब किसी के ऊपर, नहीं अनस्टेबल क्यों है मैम
OH माइनस तो शायद बेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑक्साइड ऑक्साइड लगते हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, मैं बताती हूँ। जब भी नेगेटिव आता है, जैसे हम F नेगेटिव लिखते हैं, Cl नेगेटिव लिखते हैं, तो उसके पीछे क्या आ जाता है? आइड आ जाता है। तुम्हें याद है मैंने कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था, फ्लोराइड, यस मैम। फ्लोराइडो, की वजह फ्लोराइडो, से। तो आइड आ जाता है बेसिकली नेगेटिव का। अब ये भी बेस की तरह भी बिहेव करता है, और कुछ कुछ रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। बेसिकली SN2 में करता है ये, है ना। अभी मैं ऑर्गेनिक पे नहीं जा रही उस पे। और OH नेगेटिव भी क्या है बच्चे? आपका न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह जो है एक्ट करता है। बस ये है, इसके पास चार्ज है, फटाक से जाएगा अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करने, और ये न्यूट्रल है। बस ऐसे आप बोल सकते हो। और थोड़ा सा रेजोनेंस इसके इफेक्ट की तरह मैम। हाँ जी बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट की तरह। रेजोनेंस इफेक्ट, हाँ ये यूज होता है, लेकिन आप उस पे मत जाओ अभी। जैसे ये आप पढ़ते हो ना फिनोल, वैसे तो ये भी रेजोनेंस में जाता है, और अगर आप ये ले लो तो वो भी रेजोनेंस में जाता है, इस तरह से। ठीक है, बस मैं बेसिकली आप लोगों से ये पूछना चाह रही थी कि नाम में कोई डिफरेंस है क्या, मैं वही पूछना चाह रही थी। ठीक है, बट किसी ने बताया नहीं मुझे। चलो कोई बात नहीं, बाकी कुछ नहीं। चलो आगे आओ। तो आप ध्यान रखोगे, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स में फंक्शनल ग्रुप कौन से है, तो क्या बोलोगे तुम लोग सारे? बताओ मुझे, कौन से फंक्शनल ग्रुप है? स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप बताओ, बोलो बोलो। हाँ जी, एल्डिहाइड और कीटोन्स। अच्छा, उसके अलावा? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोलाइसिस। हाँ, देखो उसके अलावा OH भी है तुम्हारे पास। OH है, CHO है, और CO है। ठीक है, सिर्फ आप कीटोन में देखोगे CO, बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हम देखेंगे ना, उसमें ये दो तो कॉमन ही है। ठीक है, सिर्फ फ्रक्टोज में देखेंगे हम, जिसमें कीटो ग्रुप होता है। ठीक है, चलो अभी क्या लिखा, आगे पढ़ो। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट, मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो टेस्ट में मीठे होते हैं, उनको आप शुगर्स भी बोलते हो। ठीक है, द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन आवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज। जो आप शुगर यूज करते हो, टेबल शुगर जिसको बोलते हो, वो सुक्रोज है। ठीक है, वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज लैक्टोज। देख पा रहे हो, देखो लैक्टोज। ठीक है, और लैक्टोज से कहाँ पे आया है, क्या आया है बच्चे, क्या नाम है? प्रियांशु ने पूछा था, लैक्टिक एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड। सैकराइड्स का मतलब क्या है? देखो ना, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो शुगर भी बोलते हैं उनको। ठीक है, तो सैकराइड्स का मतलब क्या है? शुगर। सॉरी, सैक्रोन क्या है? सैकरोन। अगर आपने कभी, तुम सब ने रियल जूस की बोतल तो पी होगी ना, रियल जूस पिया है क्या? यस मैम। डार्क चॉकलेट भी खाई होगी। यस मैम। ये ठीक है, अच्छा नहीं पिया, कोई बात नहीं, पी लेना। 15 का आता है, एक बार परचेज कर लेना, पी लेना। बड़ी वाली। ठीक है, बड़ी वाली लेनी है, छोटी वाली लेनी है, तुम्हारी मर्जी। उसके पीछे कभी ना तुम देखना, कार्बोहाइड्रेट्स लिखा होगा, इतने ग्राम है। तो जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता चल जाता है शुगर है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, अरे इसमें तो शुगर ही नहीं है, कितना हेल्दी है। ठीक है, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जहां पे लिखा होता है ना, तो समझ जाया करो शुगर है। ठीक है, वो तो मोस्ट ऑफ सारे प्रोडक्ट पे दिख हाँ, जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हर मोस्ट होता है, उस पे लिखा आता है। चलो, कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या, सॉरी, ग्लूकोज में होता है सबसे ज्यादा मीठा, ग्रेप शुगर हाई अमाउंट में होता है। ठीक है, चलो इसके बाद आओ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलो अभी हमें क्या देखना है बच्चे, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, पढ़ेंगे हम सारे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, मोनो डाई पॉली जो भी है पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम। लेकिन उससे पहले ना आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको बेसिकली क्लासिफाई किसमें किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को 3 उसमें कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक आपका मोनोसेक्राइड, एक आपका ओलिगोसेक्राइड, और एक पॉलीसेक्राइड, है ना। ये सब तुम्हें पता है। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं बताओ मैम जिसमें मैम जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। शाबाश, जो हाइड्रोलाइज नहीं, हाइड्रोलाइज का मतलब समझते हो क्या? शॉर्टेस्ट। हाँ जी, मैम मतलब जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, वो लास्ट यूनिट हो। शाबाश, दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, ये लिख दूं? ठीक है, बेसिकली हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है? हाइड्रो मतलब
पानी की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में उसको हाइड्रोलाइज करा रहे हो। लाइज का मतलब होता है टूटना, जैसे अभी बोला ब्रेकडाउन, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड अपने आप में ही एक सिंगल यूनिट है, सबसे सिंपलर यूनिट है, तो वो क्या सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आपके मोनोसेक्राइड जो है हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं इनटू सिंपलर यूनिट्स में, ठीक है। लेकिन जो आपके ओलिगो या पॉलीसेक्राइड्स हैं वो आपके हाइड्रोलाइज होते हैं। चलो ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? इसके एग्जाम्पल ग्लूकोज, बोलो ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेनोज, सुना है मेनोज, गैलेक्टोज, वेरी गुड, शाबाश। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और बोलो, राइबोज बोल दूं? यस मैम। है सेलुलोज कब से आने लग गया मोनोसेक्राइड में भैया? वो तो पोली में आता है। हाँ, गलती से बोल दिया, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, मेनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आपको मेन किस पे फोकस करना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे, ठीक है। चलो ओके, उसके बाद हम देखते हैं ओलिगो कौन से होते हैं जो हाइड्रोलाइज कर जाए। दैट कैन बी 2 से 10 यूनिट तक देते हाँ, हैं। वेरी गुड, शाबाश। दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। तुम्हारा आई थिंक रिवीजन हो जाएगा 2 to 10 यूनिट्स, ठीक है। अब 2 to 10 यूनिट्स की बात तो ठीक है, तो इसको क्या है, डिवाइड किया गया है। गैलेक्टोज इज ए प्रोडक्ट ऑफ किसका? गैलेक्टोज बच्चे मोनोसेक्राइड है, ठीक है। तो डाइसेक्राइड, ठीक है, ओलिगो में ये सारे आ गए हैं। डाइसेक्राइड हो गया तुम्हारा, है ना, ट्राइसेक्राइड हो गया, टेट्रा, जितने भी और वो आते हैं वो तुम्हारे जब तक 2 से 10 यूनिट में अगर हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वो तुम्हारे सारे ओलिगे में होते हैं, ठीक है। टेट्रासेक्राइड, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है? इसमें सिर्फ तुम्हें फोकस करना है बच्चे डाइसेक्राइड पे। कोई एग्जांपल दो भैया, बेटा एग्जांपल दो डाइसेक्राइड का। सुक्रोज, सुक्रोज, वेरी गुड, और लैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, माल्टोज, माल्टोज। और यही वाले हम पढ़ने भी वाले हैं, यही वाले हम पढ़ने भी वाले। ट्राइसेक्राइड का आप लिख सकते हो रेफिनोज, लेकिन जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका मतलब पेपर में नहीं आएगा इसकी, मतलब तुम वो मत, बस ये पता होना चाहिए कि कौन हाइड्रोलाइज करेगा और कौन नहीं करेगा, ठीक है। पॉलीसेक्राइड में क्या होता है? पॉलीसेक्राइड में कितने यूनिट में ये ब्रेक हो सकता है बताओ? मल्टीपल यूनिट्स में। 10 से ज्यादा, बोल दो 10 से ज्यादा, है ना। दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड more than 10 यूनिट, 10 यूनिट्स, ठीक है। इसके एग्जांपल पता ही है तुम्हें, सेलुलोज, कौन से हो जाएंगे? स्टार्च हो जाएगा, सेलुलोज, सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज जैसा ही ग्लाइकोजन भी होता है एक, है ना। लेकिन हमें क्या पढ़ना है इसमें? मेन स्टार्च और सेलुलोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है इसमें, ठीक है। ग्लाइकोजन का नहीं दे रखा आपकी बुक में, ठीक है। ओके, तुम वो चीजें करते हो मनोज जो पेपर में पूछी भी नहीं जाती है बेटा। हाँ, ये वाला जो है ना टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, इसको मैं एक बार दोबारा बताऊंगी, है ना। ये इसके काफी सारे टेस्ट है, तो ये मैंने यहाँ पे टेस्ट लिख रखा है, लेकिन इसको मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। हाँ प्रियांशु बोलो बेटा। मैम जो ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज है उनका फॉर्मूला तो सेम होता है पर स्ट्रक्चर अलग क्यों होती है? एक्सपेरिमेंटली बच्चे, अभी हम एविडेंस करेंगे ना, तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन, जैसे अभी मैं एविडेंस में करवाऊंगी आपको कि कौन कौन सी रिएक्शन करवाई गई थी जिससे ये प्रूफ हुआ कि ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है ना। कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन करवाई गई जिससे ये प्रूफ हुआ कि ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, वो हम एविडेंसेस में देखेंगे। चलो हाँ, इसको एक बार ना अभी होल्ड पे रखते हैं। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इसको मैं सबके साथ कराऊंगी, ठीक है। अभी इसको यहीं पे रख दो, मोलिस टेस्ट क्या होता है, राइट। अभी हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेटा ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कितने में होते हैं? आज ही लर्न करके जाना, जितना भी करवा रही हूँ ना आज ही लर्न करके जाना, ताकि घर पे कुछ और कर लो। तो कार्बोहाइड्रेट्स बच्चे 2 टाइप के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं बताओ? मैम जो फैलिंग रिएजेंट और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। अब
ऐसे बोल सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। यानी कि जो आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ोगे वो अगर खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, तो वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ये वाला काम नहीं करता तो मतलब वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो अभी सौरभ ने बोला मैम जो रिड्यूस कर दे किसको बच्चे, फैलिंग सॉल्यूशन को। ये तुमने रट्टे तो मार रखे हैं कि भैया फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे और रिड्यूस करे कॉलिन्स रिएजेंट को। इसका जो बच्चे मेन आप डिटेल पढ़ते हो वो कौन से वाले चैप्टर में पढ़ते हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर में। इसलिए जनरली मैं ना स्टूडेंट्स को कभी भी पहले बायोमोलिक्यूल्स नहीं कराती हूँ। ये तो तुम्हारे बोर्ड्स में जो है पहले दे दिया बायोमोलिक्यूल्स, अदरवाइज मैं नहीं करवाती। पहले पूरी ऑर्गेनिक खत्म होती है, देन आपका बायोमोलिक्यूल स्टार्ट होना चाहिए कायदे से, है ना। क्योंकि अभी आपने फैलिंग सॉल्यूशन तो पढ़ा ही नहीं, आई थिंक क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या क्लास में? नहीं हुआ ना अभी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर तुम्हारे स्कूल्स में? वैसे पढ़ा होगा तुम लोग, कोचिंग पे सब पढ़ चुके हो सब कुछ, है ना। मैं वैसे बोल रही हूँ, अगर मैं स्कूल के अकॉर्डिंग चलूं तो आई थिंक तुमने एल्डिहाइड कीटोन नहीं किया और वहीं पे ही आता है। तो मैं तुम्हें अभी इसी में ही बता दूंगी कि फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, टोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, बट अभी के लिए तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं बच्चे? जो डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलिन्स रिएजेंट। बताऊंगी ये फैलिंग और टॉलिन्स क्या होता है, ठीक है। टॉलिन्स रिएजेंट। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है बच्चे, यहाँ पे ना स्टार मार्क करके लिखो, ऑल मोनोसेक्राइड्स लिखो, ऑल मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग शुगर और एंड disaccharide except सुक्रोज। ये सॉल्यूशन और रिएजेंट में क्या डिफरेंस है ना, जब तुम्हें वो पढ़ाऊंगी ना इंटरमीडिएट्स तब समझ में आएगा बेटा, ठीक है। ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर। है ना, जब मैं तुम्हें वो कराऊंगी ना क्या बोलते हैं नेमिंग रिएक्शन कराऊंगी, जब मैं एरो के ऊपर लिखूंगी ना तो मैं बोलूंगी जो ये एरो के ऊपर लिखा हुआ है ना इसको रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो ना बच्चे, जब आप मैकेनिज्म वगैरह करते हो, किसी ने तो कर भी लिया होगा ऑलरेडी, ठीक है, तो जो आप इसके ऊपर लिखते हो ना उसको रिएजेंट बोला जाता है। सबस्ट्रेट लेते हो, रिएजेंट लेते हो, देन मैकेनिज्म कैसे फॉलो किया उसने, उससे आप प्रोडक्ट बनाओ, क्या किसमें ऐड कर रहे हो, किसमें क्या कर रहे हो, उसको आप सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए कि भैया रिएजेंट नाम की चीज होती है, तो जो आप एरो पे लिखते हो ना हम उसको क्या बोल देते हैं कि भैया ये तुमने रिएजेंट लिखा, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में डिफरेंस बता दिया। अभी तुम्हें ये समझ में नहीं होगा कि मैम फैलिंग क्या होता है, टॉलिन्स क्या होता है, रुक जाओ बता दूंगी। और ये जरूर ध्यान रखना बच्चे, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं और डाइसेक्राइड है एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। जब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी ना, हर किसी स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि देखते कैसे। अभी तो तुमने रट्टा मार लिया कि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर देख के क्या पता लगा सकते हो? अगर मान लो तुम्हारे आगे स्ट्रक्चर लिख दिया जाए, मान लो सपोज तुम्हें ये ना बताए कि ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, माल्टोज का स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये फलाने का स्ट्रक्चर है, और तुम्हें सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया और आपसे ये पूछेंगे बता दो ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, फिर किस बेसिस पे बताओगे, है ना। फिर किस बेसिस पे बताओगे? क्या तुम्हें बार बार ये रिकॉल करना पड़ेगा अरे ये इसका ही स्ट्रक्चर है क्या ये माल्टोज का ही स्ट्रक्चर है, तब तो हम टिक मार्क कर देंगे रिड्यूसिंग शुगर। क्या आप स्ट्रक्चर को सिर्फ देख के भी बता सकते हो कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? वो हम धीरे धीरे जैसे क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे ना तब सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, बिल्कुल इजी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये चैप्टर, ठीक है। चलो, फंक्शनल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एंड OH, नहीं किसने बोला ये? अंकित। नहीं बच्चे, अगर आपने ना ये सही बोला है, OH की हेल्प से बता सकते हो, ठीक है। वो भी मैं बाद में बताऊंगी, देखो अभी मैं करूंगी ना डिस्कस, हो सकता है तुम्हें समझ में आ जाए लेकिन अभी बाकी स्टूडेंट्स को समझ में ना आए, तो मैं तुम्हें कंफ्यूजन, तुम्हारे लिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहती। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना तब करेंगे, है ना। मैं पहले चीजें डिस्कस नहीं करूंगी सारी, है ना, फिर फायदा ही क्या। फिर तो मैं एक काम करती कि 2 घंटे में 1 शॉट बनाती बायोमोलिक्यूल्स का और खत्म करा देती, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस, है ना। चलो, सबको साथ लेके चलना है।
चलो ठीक है, मोनोसेक्राइड्स देखना पड़ेगा, पहले हम मोनोसेक्राइड्स पढ़ेंगे फिर बाद में आगे चलेंगे। तो देखो बच्चे, मोनोसेक्राइड्स के यहाँ पे मैंने मोस्टली जगह ना, आप खुद देखोगे कि मैम ने ना मोस्टली जगह क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी का स्निप लगाया हुआ है ना, एनसीईआरटी का स्निप लगाया हुआ है, आप देखोगे, क्योंकि क्या है, ये चैप्टर एनसीईआरटी से बाहर आता ही नहीं। जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी, जो एनसीईआरटी में नहीं होंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूंगी, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में वो रहेगा कि हमें एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन टू लाइन अपना कवर करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मोनोसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, है ना। इफ अ मोनोसेक्राइड कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप, देखो क्या लिखा हो, एल्डिहाइड ग्रुप तुम्हें पता है ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, एल्डोज बोलते हैं। एंड इफ कंटेन्स अ कीटो ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, कीटोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोज। कीटो मतलब कीटोन ग्रुप, ओज का मतलब शुगर। ऐसी एल्डोज का मतलब क्या होता है बच्चे, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड और ओज का मतलब शुगर, ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे अलग अलग नाम दे दिए गए। अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके मोनोसेक्राइड में 3 ही है, तो उसके लिए क्या बोलोगे, ट्राइओज, जनरल टर्म। लेकिन अगर मान लो एल्डिहाइड है तो क्या बोलोगे बच्चा, एल्डोट्राइओज, और अगर कीटोन हो तो कीटोट्राइओज। ऐसे ही टेट्रोज में क्या बोलोगे, एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 वाला ही आपको ध्यान रखना है। हेक्सोज में क्या होता है, एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन बता रही थी तो वहां पे एक वर्ड आया था ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव किसी ने नहीं पूछा कि मैम ये ऑप्टिकली एक्टिव से मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा क्या? हाँ जी ये बच्चे। प्लेन पुल लगाई लेट को वो रोटेट कर। हाँ, मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और कायरल इन नेचर होंगे, बताओ। कायरल मतलब पता है, यस मैम। कायरल मतलब क्या होता है, अगर एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो, ये पता होना चाहिए, है ना। ये पता होना चाहिए कि अगर एक कार्बन पे बच्चे, मान लो इसको मैं 1 2 3 4 करके लिखूं, तो अगर एक कार्बन पे बच्चे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो आप क्या बोलोगे, वो कैसा है, वो कायरल कार्बन। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। चलो ठीक है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव को ना कई बार आप इनेंशियोमर भी बोल देते हो। अगर अगर आप मिरर इमेज बना रहे हो और वो मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती, जैसे मैंने हैंड्स का एग्जांपल लिया था आइसोमेरिज्म, अगर तुम्हें याद हो, तो ये हैंड्स क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। जब आप इसको एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करोगे तो नहीं होगा, तो इसको आप क्या बोलते हो, इनेंशियोमर है। समझ रहे हो, अगर एक दूसरे की मिरर इमेज है और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो आप बोलते हो इनेंशियोमर है। नाम याद रखो, इनेंशियोमर। अगर मान लो मिरर इमेज तो है, लेकिन अगर मान लो किसी वजह से वो क्या हो जाता है, सुपर इम्पोज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो आइडेंटिकल है। क्या है बच्चे, आइडेंटिकल है, सेम सेम है। अगर मान लो कोई दो चीजें मिरर इमेज ही नहीं है एक दूसरे की, तो उसको क्या हम बोलते हैं, डायस्टेरियोमर। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा इसका ये यूज होगा, तभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा भी बता रही हूँ, लेकिन मेन इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है प्रियांशु बच्चे, इसको अभी ध्यान रखने की वो नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, आगे थोड़ा सा इसका यूज आएगा, मैं तब आपको दोबारा भी बताते हुए चलूंगी। ठीक है, ये मैंने आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया था वैसे थोड़ा बहुत, अगर याद हो तो आप लोगों को। चलो ठीक है, अभी देखो ग्लूकोज हम करते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रेप शुगर क्यों लिखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में जो ग्लूकोज है वो तुम्हारे ग्रेप शुगर में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कहीं दिखा मिले ना ग्रेप शुगर तो समझ जाना। क्या समझोगे उससे, बताओ क्या ग्लूकोज। समझोगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज है। वैसे वो हनी में भी होता है, कुछ स्वीट फ्रूट्स में भी होता है, एप्पल में भी होता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट जो है ग्रेप शुगर में होता है। चलो इसको छोड़ो, इतना काम का नहीं है, आगे आओ। तो बच्चे सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्लूकोज कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप, है ना। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं ग्लूकोज की। तो देखो सबसे पहले सुक्रोज की हेल्प से जो है आप ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हो। सुक्रोज को क्या बोलते हो आप, केन शुगर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, केन शुगर को भी, केन शुगर भी बोलते हो। जब आप बच्चे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक कंडीशन में, मैंने अभी बताया था ना, हम डाइसेक्राइड में देख के आए थे, तो सुक्रोज की जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वो 2 मोनोमर यूनिट में टूट जाएगा। वो कौन कौन सी है, एक दोनों ही, एक ग्लूकोज की यूनिट है और एक फ्रक्टोज की यूनिट है। ठीक है, तो सुक्रोज को ग्लूकोज कैसे बना सकते हो, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराओ, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाएगा।
ठीक है। जब मैं आपको आइसोमेरिज्म करा रही थी तो अगर आपको याद हो तो मैंने डेक्स्ट्रो लीवो समझाया था, याद है तुम सबको? मैंने डेक्स्ट्रो लीवो क्या था कि अगर आप, मैंने पूरा समझाया था, मैं अब दोबारा नहीं समझाऊंगी, कि पोलैरिमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें आप सैंपल ट्यूब में अपना सैंपल डालते हो, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डालते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो सपोज सुक्रोज को ही डाल दो, है ना, तो क्या होता है, जैसे ही आप उसको निकोल प्रिज्म से देखोगे ना तो आपको एक ही डायरेक्शन में लाइट दिखेगी, ठीक है। जब आप उसको नोब से घुमाते हो, रोटेट करते हो, तो आप देखते हो कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। अगर वो आपकी प्लेन लाइट राइट हैंड साइड रोटेट करवा रही है तो वो आप बोलते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करवा रही है तो लीवो रोटेटरी है, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चे कि डेक्स्ट्रो को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल डी से लिखते हैं, और लीवो को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एल से लिखते हैं। और आपको कहीं पे लिखा हुआ भी मिलेगा, डी लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं पे प्लस लिखा मिलेगा, ऐसी कहीं पे एल लिखा हुआ मिलेगा, स्मॉल एल, कैपिटल एल नहीं, स्मॉल एल, और कहीं पे आपको नेगेटिव माइनस भी लिखा हुआ मिलेगा। तो समझ जाना ये क्या दिखा रहा है, डेक्स्ट्रो लीवो दिखा रहा है, ठीक है। अभी ना आपकी बुक में एक चीज लिखी हुई है कि ना सुक्रोज को आप लोग इनवर्ट शुगर भी कहते हो। इनवर्ट का मतलब क्या हुआ, इनवर्ट का मतलब क्या हुआ, देखो अभी ना क्या होता है, अभी मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता रही हूँ डेटा। देखो जब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का देखते हो ना तो बच्चे इसकी डेक्स्ट्रो रोटेशन आती है, आई थिंक प्लस 52.4 डिग्री आती है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, और इसकी आती है माइनस 92 पॉइंट समथिंग, समझ रहे हो। तो देखा जाए ना फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन ज्यादा आता है ग्लूकोज से, तो ओवरऑल मिक्सचर को क्या बोला जाता है कि लीवो रोटेटरी है, समझे इस चीज को। तो इसलिए सुक्रोज को क्या बोलते हैं बच्चा, इनवर्ट शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो आपका मिक्सचर क्या है, लीवो रोटेटरी। क्यों, क्योंकि लीवो रोटेशन ज्यादा आ रहा है, माइनस में माइनस 92.4 आ रहा है, इसलिए सुक्रोज को इनवर्ट शुगर बोलते हैं। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, बने ये दोनों इक्वल अमाउंट में ही है। अगर ग्लूकोज 1 मोल बना है तो फ्रक्टोज भी 1 मोल बना है, लेकिन अगर हम डेक्स्ट्रो लीवो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लीवो रोटेशन इसका ज्यादा है, इसलिए पूरे आप मिक्सचर को क्या बोलते हो कि लीवो रोटेटरी है, इसलिए हम सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं, अगर तुमने पढ़ा होगा तो। ठीक है बच्चा, बोलो जल्दी बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, और कैसे बना, और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप, स्टार्च से भी प्रिपेयर कर सकते हो। स्टार्च से कैसे प्रिपेयर करोगे, ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6H10O5, N क्या है, मतलब बहुत सारी स्टार्च की यूनिट को कंबाइन किया है, उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी एसिडिक मीडियम में, तो हमें N नंबर ऑफ यूनिट्स मिल गए ग्लूकोज के। भी हम आगे पॉलीसेक्राइड्स में पढ़ेंगे स्टार्च की, है ना, स्टार्च को देखेंगे कैसे ग्लूकोज बना है। तो ये 2 प्रिपरेशन है, आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, उसके बाद आओ यहाँ पे, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट ये लगा लो, अब आपका चैप्टर जो है स्टार्ट हो चुका है, जहां से जितनी भी मैं आपको स्लाइड्स करवाऊंगी हर एक स्लाइड्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले हर एक स्लाइड्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देखोगे ना PYQs, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। मेन हमें मोनोसेक्राइड में सिर्फ क्या डिस्कस करना है, ग्लूकोज और, बताओ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चलो आ जाओ। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, बता देना अगर जहां पे भी लगे ना कि मैम दिक्कत हो रही है, फिर से बताओ, मैं बता दूंगी। Glucose is an aldohexose and is also known as dextrose. It is the monomer of many of the larger carbohydrates, namely starch, cellulose, है ना. It is probably the most abundant organic compound on earth. It was assigned the structure given below on the basis of the following evidence. अभी प्रियांशु मेरे से पूछ रहा था मैम दोनों का ना सेम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग होता है, तो बच्चे उसके पे रिसर्च की गई है कैसे कैसे होता है। ठीक है, जल्दी मुझे थम्स अप दे दो कि इतना समझ में आया, ताकि हम स्ट्रक्चर की ओर बढ़े। जल्दी करो बच्चा, जल्दी बताओ मेरे को। 16 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जिया आ गई, जिया लेट हो गए बेटा। मैम मैं तो 7:13 से। अच्छा जल्दी आया करो, 7:13 भी लेट था, ठीक है। ओके चलो आ गया। चलो अभी ना ध्यान से सुनते जाओ मैं क्या क्या बोल रही हूँ आपको। देखो जहां पे भी ना मैं कभी भी चाहे फिजिकल में, चाहे रोशनी भी आज बहुत टाइम बाद आई है, चाहे मैं आपको फिजिकल में, चाहे इनऑर्गेनिक में, चाहे आपको ऑर्गेनिक में, आपको कहीं भी ये लिख के दूं ना बच्चे, वाज फाउंड टू बी,
कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाए ना, समझ जाना एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो बच्चे एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, अभी ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसकी ना अलग अलग रिएक्शन करवाई गई, इसकी अलग अलग रिएक्शन करवाई गई और देखा गया कि कैसे डिजाइन किया हुआ है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, क्या उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, कितने OH ग्रुप होते हैं, कितने सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, कितने प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, है ना, कितने कार्बन जो है लाइन में लगे हुए हैं, ये सारे क्या है, ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है इन पे। तो ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चा। जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है, ध्यान से सुन लेना, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चे, ग्लूकोज की रिएक्शन। ये देखो, ये तो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बना रख के दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कैसे किया गया होगा ये, जो किसी अगर साइंटिस्ट ने ये किया होगा तो उसको तो नहीं पता था ये स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो ना, उसको नहीं पता होगा ये स्ट्रक्चर, उसके हाथ में तो सैंपल होगा, मतलब कोई होगा कंपाउंड होगा, उसको ये पता है कि ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसने कैसे कैसे देखा। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि हमें बेसिकली समझना है कि रिएक्शन हो कैसे रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना के, अगर स्ट्रक्चर ही बना के दे देंगे इसका मतलब तो ये हुआ ना पहले से ही स्ट्रक्चर पता है। समझे इस चीज को, क्या बोल रही हूँ, बोलो। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चे ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, आई थिंक तुम्हें पता भी होगा। ठीक है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, 6 कार्बन है इसलिए एल्डोहेक्सोज बोला जाता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज बोला जाता है। ठीक है, सेकंड वाला कार्बन क्या है, HOH है। थर्ड वाले पे ध्यान रखना, चेंज हो जाती है पोजीशन, थर्ड वाले कार्बन पे ओपन चेन में चेंज हो जाती है पोजीशन, OH और H आ जाता है, फिर सिंपल HOH और लास्ट में CH2H। ठीक है, तो जब बच्चे ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई गई HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो देखा क्या गया, देखा ये गया कि HI का मैकेनिज्म नहीं करना। अब यहाँ पे मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करने मत लग जाना, मैं पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं करना है, मैंने ही नहीं, मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप अभी करो चाहे अगर आप आगे भी पढ़ते हो, मैकेनिज्म नहीं करना आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी को बहुत ज्यादा इच्छा है भाई हम तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे, तो रिसर्च आर्टिकल में देख लेना। चलो आगे चलो, HI क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। तो खुद को ऑक्सीडाइज करे। हाँ पीयूष, एक बार बोलना बेटा फिर से। जो खुद को ऑक्सीडाइज है। हाँ, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और दूसरों को रिड्यूस करे। अच्छा, अब HI क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि वो ग्लूकोज को रिड्यूस करेगा। अब एक बात बताओ, रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, यही होता है क्या, बताओ। यस मैम। अच्छा, तो जब इसकी रिएक्शन करवाई गई थी तो मिला क्या था हमें, देखो मैं लिख रही हूँ आपको, N-हेक्सेन मिला था। क्या मिला था, नॉर्मल हेक्सेन मिला था, इस तरह से CH2 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 CH3, है ना। ये कैसे मिला होगा, रिडक्शन करवाना है, मतलब सारे ऑक्सीजन गायब हो गए होंगे और जहां से ऑक्सीजन निकल रहा है वहां क्या लग गया होगा, हाइड्रोजन। समझ रहे हो। और जब उसको ये मिला, जब बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया, N-हेक्सेन मिला, तो इससे क्या पता चला कि बेटा भैया जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन, जो सारे कार्बन होंगे ना, हाँ ऑक्सीजन को लेके उड़ गए। ठीक है, जो ग्लूकोज में सारे के सारे कार्बन है ना वो एक ही लाइन में लगे हुए, और आप यहाँ पे देख भी रहे हो, है ना, सारे कार्बन एक ही लाइन में लगे हुए। ऐसा तो नहीं है ना कार्बन के नीचे डायरेक्ट ऑक्सीजन लगाओ या कुछ और लगाओ, है ना। तो सबसे पहला तो ये एविडेंस देखने को मिला कि जो कार्बन, ग्लूकोज के 6 कार्बन है वो एक साथ लाइन में लगे हुए हैं। चलो जल्दी आओ आगे। आगे बच्चे सेकेंड रिएक्शन जो करवाई ना, वो करवाई NH2OH के साथ। अब ये NH2OH क्या है बच्चे, ये आपके वहां पे भी आएंगे, क्या नाम है, ऑर्गेनिक में दोबारा आएगा। इसको बोलते हैं बच्चे हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। अभी रिएक्शन कैसे करवानी है, सिंपल है, देखो जैसे मैं बताती जा रही हूँ ना वैसे करो। देखो इसको ना समझाने के लिए मैं क्या करती हूँ, अरे अनिकेत बेटा ये तो देख लो हाइड्रोक्सिल अमीन वाली, बेटा इतना आगे क्यों चलते हो तुम लोग, कोचिंग में बहुत ज्यादा हो गया है क्या। हाँ, यहाँ पे देखो, आपको कुछ नहीं करना, पानी निकाल,
जितनी भी ऐसी रिएक्शन होती है ना सबसे इजी होती है, हाइड्रोक्सिलमीन वाली ना सबसे इजी रिएक्शन होती है, सबसे इजी। कुछ नहीं करना होता, पानी निकालना होता है। पानी निकालने पे देखो ना क्या बना, एक बार देखोगे, C डबल बॉन्ड NOH, और बाकी सारा सेम है। देखना ऐसे लिख दूं मैं सबको, CHOH4 CH2OH। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताओ। नो प्रॉब्लम मैम। 4 है ना, 2 3 4, तो मैंने ऐसे लिख दिया है ना, इतनी मेहनत मत करो। CH2OH, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ बच्चे, देखो जो ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं बच्चा, ऑक्साइम। अब क्योंकि ये ग्लूकोज का ऑक्साइम है तो इसको कहीं पे लिखा हुआ है ग्लूकोक्साइम। क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोक्साइम या ग्लूकोज ऑक्साइम, तुम्हारा जो मन करे वो लिख देना, ठीक है। अच्छा, इससे क्या पता चला, जब उनको ऑक्साइम मिला तो उनको ये पता लग गया कि ग्लूकोज में कार्बोनिल कार्बन है, क्योंकि जो हाइड्रोक्सिलमीन वाली रिएक्शन है वो कौन देता है, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। तो मतलब पता चल गया कि एक CO ग्रुप है। फिर उन्होंने एक और रिएक्शन भी करके देखी, उन्होंने एक साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाई। अगर आपको मैं इसका मैकेनिज्म बताऊं तो देखो बच्चे, CO क्या है, पोलर होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, बोलो बच्चा, क्या करेगा, हम हाइड्रोजन निकल जाएगा। अरे रिएक्शन बताओ ना कैसे करेगा, रट्टा मारने के लिए थोड़ी ना कहा है बेटा। ये कैसी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल का ऐड हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी से ही करना शुरू कर दो। अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल में वो वाला चैप्टर हो गया, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन हो गया? नो मैम। अच्छा, बस अभी मतलब टर्म 1 का ही हुआ है सारा? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है। देखो ना कैसे अटैक किया इसने, देखो इधर ध्यान से देखना, O नेगेटिव है ना, ध्यान से देखो, H ऑलरेडी लगा हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ पे CN है। आप उल्टी साइड भी लगा सकते हो, CN को राइट पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्बन प्लेनर है, ठीक है। बाकी नीचे का एज इट इज का एज इट इज देखो, देखो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, CHOH, ठीक है, CH2OH, और ये O नेगेटिव क्या है, नेगेटिव स्पीसीज है। मैंने कहा था अगर नेगेटिव चार्ज आएगा, कौन तोड़ देता है कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग को, बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, ये बोलने का वे नहीं है अनिकेत, ऐसे बोला नहीं जाता। ऑर्गेनिक में हमेशा ऐसे बोला जाता है कि CN नेगेटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और जो कार्बोनिल कार्बन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है, फिर आपको रिएक्शन होगी। तो अब मैंने कहा था, अगर आपको याद हो कि अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, क्या करेगा, HCN से H ले लेगा, खत्म। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो ग्लूकोज का है तो आप बोल सकते हो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बोल सकते हो। तो एक ये भी रिएक्शन करवा के देखी, जिससे ये पता चला कि ग्लूकोज में CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। अभी तक किसी को डाउट है तो बोलो बच्चे, फिर मैं आगे चलूं। अभी तक किसी को डाउट है तो बेटा बोलिए, बोलो 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 ना, जल्दी बोलो, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना। समझ में आ गया। हाइड्रोक्सिलमीन में क्या करना है, पानी निकालना है। HCN में क्या करना है, CN नेगेटिव का अटैक करवाना है। किस पे करवाना है, किस पे करवाना है, जल्दी बोलो, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। कार्बोनिल क्या है, ये बच्चे कार्बोनिल, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, है ना। कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक से डरना नहीं है, हमें ऑर्गेनिक से प्यार करना है ना। और जो पता है, जब आप किसी से प्यार करते हो शिद्दत से, तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता, है ना। अपने पेरेंट्स से करते हो ना, वो कभी छोड़ के जाते हैं तुम्हें, नहीं जाते, है ना। तो ऐसी ऑर्गेनिक से भी बहुत ज्यादा प्यार करना है तुम्हें, ताकि वो चाह कर भी तुम्हें ना छोड़ पाए। चलो आगे आओ, नेक्स्ट रिएक्शन आती है ब्रोमीन वाटर के साथ। अब ये ब्रोमीन वाटर क्या सीन है, अच्छा तो पहले मुझे ये बताओ, सबको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आ गया ना कि ये होता है, हाँ यस मैम। चलो फिर ठीक है। अभी देखो बच्चे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाइए। आपको ध्यान रखना है पूरी ऑर्गेनिक में कि जो ब्रोमीन वाटर होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता है लेकिन माइल्ड होता है। माइल्ड का मतलब पता है क्या होता है, जो ना हल्का फुल्का काम करे। ऐसे करा करो, ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगेगी, ट्रस्ट में। ब्रोमीन वाटर का कैसा नेचर होता है बच्चे, वो माइल्ड ऑक्सीडाइज, हाँ लेजी पर्सन, इतना भी लेजी नहीं है
ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का काम करता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाए और खुद को रिड्यूस करे। दूसरों को ऑक्सीडाइज मतलब यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप होगा उसी को ही ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो आप लोग ना अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर आपको कहीं एल्डिहाइड दिखे, या कहीं पे आपको एल्कोहल दिखे, या अगर आपको कीटोन दिखे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है बच्चा? अभी के लिए याद रख लो, इसके एक्सप्लेनेशन में आपको एल्डिहाइड कीटोन में दूंगी। लिख लिया करो ये चीजें ना, छोटी छोटी, हो सकता है नोट्स में भी मैंने ना लिखी हो, लिख लिया करो। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। अब मोर रिएक्टिव है तो बेटा देख लो, Br2 ब्रोमीन वाटर, एक तो है ही बेचारा हल्का फुल्का काम करवाएगा, तो ये तो सबसे ज्यादा उसी को करवाएगा ना जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बच्चे? एल्डिहाइड है। तो ना तो ये इन वाले OH को कुछ कहेगा, ना ये प्राइमरी अल्कोहल को कुछ कहेगा, तो ये क्या कर देगा बच्चे? एल्डिहाइड का, ये ध्यान रखना, जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो वो किस में चेंज होता है बेटा? बताओ। एसिड में होता है। किस में होता है? एसिड में। एसिड। अब इतना घबराना मत, घबराना मत कि मैम ये क्या हो रहा है। अभी लिख लो, सिर्फ स्टार मार्क करके लिख लो, ये मैं आपको आपके आगे के लिए रेडी कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी तो तुम कर लोगे। तो क्या बनेगा बच्चे? CHO का ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा, और सारा एज इट इज रह जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कोई नाम बताएगा इसका? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। शाबाश। अरे तुम एब्सेंट हो गए, पढ़ने लग गए क्या? ग्लूकोनिक एसिड नहीं बच्चे, ग्लाई नहीं बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। इतना क्लियर हो गया? बोलो जल्दी। यस मैम। चलो आगे आओ। Yes, ma'am. नेक्स्ट रिएक्शन। मजा आ रहा है ना? मस्त है ना चैप्टर? और तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे Yes, पेपर ma'am. से मैं करवा दूंगी, उसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। आगे चल। अभी ये क्या बना दिया भाई मैम ने? एसिटिक एनहाइड्राइड है बच्चा ये, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ऐसे लिंकेज आ जाए ना COO, उसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग गलत लिख दी मैम ने, ठीक कर लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चा? देखो ना, बहुत इजी है। एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिडिक ग्रुप कहाँ से है बच्चे इसमें? कैसे बोल रहे हो एसिड है ये? CH3COH होता है, 2 मॉलिक्यूल ले लो एसिटिक एसिड के, पानी निकाल दो, क्या बन जाएगा? वो एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है? तो एसिटिक एसिड से आया एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बेटा अनिकेत, ठीक है। एल्डोनिक एसिड। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात मैं क्या बोल रही हूँ। देखो अभी क्या होता है ना, अच्छा ये वाली रिएक्शन से क्या पता चला बच्चे कि यहाँ पे एक क्या है, ऐसे वो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि Br2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब माइल्ड तो क्या करेगा? सबसे रिएक्टिव को कराएगा, और सबसे रिएक्टिव कौन है? एल्डिहाइड है। तो इससे ये पता चल गया कि हमारे ग्लूकोज में क्या है बच्चे? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आओ, देखो बच्चे सिंपल है। अभी देखो मैंने अभी आपको क्या कहा, ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना बताया ना मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ फुल करेगा। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये O क्या करेगा बताओ? वो क्या करेगा? अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करता है ना बच्चे, ये बॉन्ड फिर वापिस आता है और ये ऐसे निकल जाता है। अभी तो ऊपर से गया होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम करेंगे आगे जाके। तो बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, अगर तुमने कभी सुना हो ना लिविंग ग्रुप, सुना है क्या कभी किसी ने ना लिविंग ग्रुप? सुना है कभी किसी ने? नहीं सुना तो मेरी ध्यान से बात सुनो। अभी के लिए ध्यान रखो कि जो आपके हेलोजेंस होते हैं, कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। मतलब अगर उनको भागने का मौका मिले ना, भाग जाते हैं। ऐसे ही जो ये OCO-CH3 है, ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये भी क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनता है। ये भी क्या करता है? अपने नहीं, ग्रुप 17 को बोलते हैं, लेकिन ग्रुप 17 में सारे नहीं। फ्लोरीन इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप, तुम लोग आधा अधूरा पढ़ते हो, ठीक है? देखो ये भी लिविंग ग्रुप मतलब भागना। किसको लेके भागेगा? अपने प्यार को लेके भागेगा। और प्यार क्या होता है लिविंग ग्रुप का? इलेक्ट्रॉन होता है। तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग जाएगा। तो ये भी लेके भाग जाएगा, तो बनेगा क्या? देखो मैं डायरेक्ट बना के दिखाती हूँ, तुम टेंशन मत लो कि मैम ये तो हमें नहीं पल्ले पड़ा, कोई बात नहीं। तो देखो एसिडिक ग्रुप एज इट इज रहने दो। अभी क्या होगा देखो, O के साथ क्या लग जाएगा बच्चे? ये वाली यूनिट लग जाएगी COCH3, और ऐसे कितने हो जाएंगे आपके? 4 हो जाएंगे।
और नीचे जो है क्या आ जाएगा CH2 1 2 3 4 CH2 OCO CH3। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं पेंटा एसीटेट। क्या बोलते हैं बेटा? पेंटा एसीटेट। मतलब 5 OH को चेंज कर दिया OCO-CH3 में। CO-CH3 को क्या बोलते हैं हम? एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। एसिटाइल, जिसको हम AC से भी लिखते हैं। अब O के साथ अटैच है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं OAC। समझे? फिर से बोल रही हूँ, CO-CH3 को हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। पूरे को क्या बोलते हैं जो ये मैंने लिखा? एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर ऑक्सीजन के साथ ये कनेक्ट है तो हम इसको बोलते हैं OAC। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया बच्चे? पेंटा एसिटेट। पेंटा एसिटेट का मतलब क्या है? ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट बन गया। मतलब इस वाली रिएक्शन से ये प्रूफ हो गया कि आपके ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन है, सॉरी कितने हाइड्रोक्सी हैं? कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। कौन से? 1 2 3 4 5, 5 बन गए ना, एक ये 4। इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम। अभी आ जाओ इस पे, कंसंट्रेटेड HNO3 पे। अभी ये क्या है? देखो मैंने आपको लिखा हुआ दे रखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? एल्डिहाइड को तो ये कर देगा ऑक्सीडाइज, वो तो भैया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अगर तुम लेते तब भी एल्डिहाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव था कि वो खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन अब आपने क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग नाइट्रेट, मतलब स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ, सॉरी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल और कीटोन को भी कर देगा। कीटोन नहीं है बच्चे, ये है, इसको कर देगा, इसको भी कर देगा और इसको भी कर देगा। तो अब क्या बनेगा बताओ? कीटोन नहीं है श्रुति, यहाँ पे कीटोन नहीं है बेटा। कि मैम यहाँ पे अल्कोहल और एल्डिहाइड है बस। देखो ना, इसको भी कर देगा। तो ये काम है HNO3 का। और ये है डिफरेंस तुम्हारा ब्रोमीन वाटर में और नाइट्रिक एसिड में। तो ये क्या है? इसका नाम पता होना चाहिए, नाम फंसा देता है एग्जामिनर। इसका नाम है ग्लूकैरिक एसिड, या तुम बोल सकते हो सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड, ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं इसके। ये आपको इसके दोनों नाम याद रखने। याद रहेगा? बोलो। याद रहेगा? चलो अच्छा, अभी मैं ना तुम्हें मैं दोबारा उसी पे लेके आ रही हूँ। तुम्हें याद है मैंने अभी क्या बताया था? देखो एक बार, कि जितने भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है एक्सेप्ट सुक्रोज, वो फेलिन सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। बता दिया था ना ये मैंने? है ना? तो अभी हम देखते हैं कि कैसे होता है। अभी मैं ना ध्यान से सुनना। तुम्हारी लैब में ना, अगर तुमने देखा हो, देखना लैब में, स्कूल में जाओगे ना जब तुम्हारी लैब वगैरह होंगी, तो वहां पे ना तुम्हें कर रखा है ये एक्सपेरिमेंट। अच्छा किया हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। तुम्हें लैब में ना 2 वो मिलेंगे, बीकर मिलेंगे। एक लिखा होगा फेलिंग सोल्यूशन A और एक लिखा होगा फेलिंग सोल्यूशन B। ठीक है, एक होता है तुम्हारा टार्ट्रिक एसिड और एक होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, लेकिन होता दोनों में कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन A और B में। ठीक है, तो वो क्या करता है? फेलिंग सोल्यूशन जब आप ग्लूकोज के साथ जब आप ट्रीट कराते हो ना, तो क्योंकि वो क्या करता है, इसको आपके ग्लूकोज को तो ऑक्सीडाइज करा देता है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देगा? एसिड वाले ग्रुप में चेंज कर देगा। और खुद क्या हो जाएगा? बताओ, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि कॉपर 2+ से कॉपर +1 में चेंज हो जाता है। और जो कॉपर ऑक्साइड के पीपीटी होते हैं वो रेड पीपीटी आते हैं। अगर आपका ये रिजल्ट मिल रहा है, अगर ये आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि जो आपके पास शुगर है वो कैसी शुगर है बच्चे? रिड्यूसिंग शुगर है। वो कैसा शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है। हाँ, पर आयोडिक एसिड होती है बच्चे, पर आयोडिक एसिड होती है। ठीक है, वो नहीं करनी है आपको, वो नहीं करनी है। वो उसका क्वेश्चन कभी भी नहीं आया हुआ। उसमें क्या होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे HNO3 ने क्या किया? सिर्फ इस, एक सेकेंड, HNO3 ने क्या किया? सिर्फ इस वाले ग्रुप को किया ना। HiO3 क्या होता है? इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो इन वाले बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है। इन वाले बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है। अच्छा एक बार बताओ, किसी ने मेरी एल्कीन की क्लास ली है? एल्कीन की क्लास जो स्टार्टिंग में करवाया था वो ना? हाँ, एल्कीन्स की क्लास ली। उसमें मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो, ओजोनोलिसिस और HiO4 कराया था। याद है? नहीं याद है? कराया था आपने, बट याद नहीं है। हाँ अनिकेत, बच्चे याद नहीं है तुम्हें? मैंने ये ऑलरेडी वहां करवाया था जब तुम्हारी डेमो क्लासेस चल रही थी, अगर तुम्हें याद हो। क्वेश्चन आता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं आता है ना, एल्कीन्स में बन के आता है क्वेश्चन। चलो आ जाओ इस पे। तुम लोग ना, वैसे एक बात तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, तुम लोग क्लास तो अटेंड करते नहीं हो, है ना? और जब आते हो तो वो चीजें नहीं पढ़ते जो मैं पढ़ा रही हूँ, और ही अलग न्यारी चीजें उठा के लाते हो। मैम ये भी तो आता है ना, मैम ये भी तो ऐसा होता है ना।
मतलब बस अजीब बच्चे हो तुम लोग। चलो कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी होता है। चलो ठीक है, अभी आओ इस पे। नेक्स्ट क्या बताया था बच्चे मैंने? टोलिंग्स रिएजेंट बताया था। अब टोलिंग्स रिएजेंट क्या होता है? आपके उसमें लैब में लिखा हुआ है ना, किसी ने देखा होगा बीकर के बाद टोलिंग्स रिएजेंट, तो वो होता क्या? अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का। तो बच्चे अगर आपका रिड्यूसिंग शुगर है तो वो क्या करता है, जब ऐसा नहीं है डाल के काम हो गया, बहुत ज्यादा देर चलती है ये वाली रिएक्शंस, ये वाली रिएक्शंस बहुत ज्यादा देर चलती हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर बताई फेरिन सॉल्यूशन के, ऐसा नहीं है एकदम में रेड पीपीटी आ जाते, खड़े रहना पड़ता है आधा आधा घंटा तब जाके पता चलता है। ऐसी अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट की जब आप रिएक्शन कराते हो बच्चे ग्लूकोज के साथ, तो वही काम करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस होके इसमें चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपको हमें बताऊं, ये तो नहीं पता क्योंकि मैम ने ना बोला था कि ये सिल्वर मिरर वाला जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा महंगा आता है, तो एक बूंद की कीमत भी 500 रुपए होती है। तो नहीं मैम ने मतलब पहले ही करके रख दी थी, बस हमें दिखाया था, अच्छा खुद नहीं हाँ करने दिया। हाँ, मतलब 12th में नहीं करने देते हैं वैसे तो। हमने, तुमने तो किया तो है, हमने तो वो भी नहीं किया था, हमने खुद ही ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल पे किया था। कैसा होता है देखा होगा ना टेस्ट ट्यूब में, जैसे अपना वो सिल्वर फॉइल यस मैम, पेपर होता देखा है, था। बिल्कुल सिल्वर की तरह आता है एकदम, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। अगर आप उसमें अपना फेस दिखोगे क्लियर दिखाई देगा, इतना वो आता है। इसलिए इसको क्या, शाइनी, देखो क्या लिखा हुआ है, शाइनिंग सिल्वर मिरर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो। जिसने देखा है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट जिसने नहीं देखा वो इमेजिन कर पा रहा है। टीचर को परेशान करके देख सकता है। हाँ चलो, इसके बाद है बच्चे, ये वाली ना रिएक्शन तुम बोर्ड्स के लिए नहीं करके जाओगे, पहले ही बोल रही हो। ये वाली रिएक्शन, ओसाजोन वाली रिएक्शन तुम्हारे बोर्ड्स के लिए नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए है। अभी मैं बता देती हूँ कि ओसाजोन क्या होती है, इसकी रिएक्शन क्या है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी जल्दी से सुनो ये ओसाजोन क्या होता है। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक पेज लूं और ध्यान से सुनो, सपोज तुम्हारी मैम ने ना तुम्हें सैंपल दिया है, तुम्हें नहीं पता ये इसमें क्या है, वो कह रहे हैं कि टेस्ट लगा के आओ कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो सपोज मैं अपनी तरफ से तुम्हें बोल देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट है, मैं अपनी तरफ से तुम्हें बोल देती हूँ बच्चे मैंने तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स दे दिया है, अब तुम पता करके आओ कि ये कैसा है, इसमें मतलब बेसिकली कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, कौन सा है। तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले तो ये चेक करते हो बच्चे कि रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है, ध्यान से सुनो, उसके लिए तुम्हें टेस्ट पता चल गया। फिर आप ये भी चेक करते हो, फिर आप क्या चेक करते हो बच्चे कि मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है। सुन रहे हो सारे ध्यान से, इसका मैं टेस्ट बताऊंगी आपको जब आगे चलेंगे। चलो आपने ये भी पता कर लिया, सपोज तुम्हारा आ गया मोनोसेक्राइड, लेकिन अब तुम्हें मोनोसेक्राइड में नहीं पता क्या है, उसके लिए आप क्या करते हो बच्चे, ओसाजोन बनाते हो। उसके लिए ओसाजोन बनाते हो। ओसाजोन का ना मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा लंबा टाइम चलता है। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो ओसाजोन बनाने में क्या होता है ना, बेसिकली बच्चे कैसे बनता है वो, मैं फिनाइल हाइड्रोजन बेसिकली इसमें यूज करते हैं। तो होता क्या है इसमें ना, टाइमिंग ऐसे ना, उसमें उसमें लैब में, अभी तो नहीं है 12th में नहीं होगा, लैब में क्या होता है, चार्ट पेपर होता है, चार्ट पेपर लगा रखा होता है वॉल पे, और उसपे ना अलग अलग मोनोसेक्राइड के नाम दे रखे होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया है ना, फ्रक्टोज हो गया है ना, और मेनोज हो गया, ये सब, और उनके साथ उनकी टाइमिंग भी दे रखी होती है, ओसाजोन की टाइमिंग भी दे रखी होती है। मान लो ये ओसाजोन तुम्हारा बना बच्चे 2 मिनट में, हो सकता है 10 मिनट में भी बने, हो सकता है 45 मिनट में भी दे, सबसे ज्यादा टाइम 45 मिनट का होता है। तो इस चार्ट पेपर के आगे ना टाइमिंग लिखा होता है ना, तो आपको ना प्रॉपर अपने वॉच में देखना होता है कि कितने टाइम पे बना। सपोज तुम्हारा 2 मिनट में बन गया, तो तुम जाके चार्ट पेपर पे देख के आओगे कि 2 मिनट में कौन से वाला बन रहा है। तो सपोज तुम्हारा जो 2 मिनट में बनने वाला है वो तुम्हारा ग्लूकोज है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इससे आपको पता लगता है बच्चे कि जो आपको टीचर ने सैंपल दिए वो क्या ग्लूकोज है। फिर आपको क्या बोलते हैं टीचर, इसका स्ट्रक्चर देख के आओ। मतलब स्ट्रक्चर की भी अलग अलग पूरा चार्ट पेपर बना होता है उसमें ना, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज का। ठीक है, ये तो बना लिया, और आप उस स्ट्रक्चर से क्या करते हो, माइक्रोस्कोप में जो आपका ओसाजोन आया ना आपके पास, आपने उसमें बायो की लैब में तो आई थिंक वो करते हो ना, माइक्रोस्कोप से वो ड्रॉप डाल के देखते हो माइक्रोस्कोप में। तो जब आप ऐसे वो प्लेट होती है, इस प्लेट को क्या बोलते थे, मैं नाम भूल गई, बताना एक बार।
नहीं, स्लाइड तो बोलते थे, एक और भी नाम था, चलो स्लाइड बोल देती हूँ। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से अगर आप एक भी ड्रॉप डालते हो ना और माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपको एक्चुअल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके भी स्ट्रक्चर जो है लैब में जो है चार्ट पेपर पे लगे होते हैं, उससे भी हम फिर कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर आया है जो हमने इस वाले टाइम से मैच किया क्या वही है। तो ऐसा होता है पूरा प्रोसीजर, ऐसे पता लगता है आपको कि जो आपको टीचर ने सैंपल दिया एक्चुअल में वो है कैसा। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो चार्ट पे रहेगा वही तो निकलेगा, तो उसमें स्ट्रक्चर भी तो देखेंगे नहीं, तो कई सेम ही बार क्या आएगा होता है ना। ना, कई बार ना टाइम गैप कम होता है स्तुति, है ना, तो टाइम गैप कम होता है और इतना एक्यूरेट रिजल्ट भी नहीं आता, तो हम इससे कंफर्म करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक चीज का एक ही स्ट्रक्चर होता होगा ना। हाँ 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 हाँ, एक ही चीज का एक होता है, मतलब ग्लूकोज का अलग होगा, फ्रक्टोज का अलग होगा, मेनोज का अलग होगा, गलेक्टोज का अलग होगा, ऐसा। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिकल बता दिया, ये ऐसा तुम्हें नहीं करना है अभी, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ऐसा ऐसा होता है लैब में, ठीक है।